योग दर्शन की 103वीं कक्षा। इससे पहले हमारी 102 कक्षाएं हो गई हैं। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा है और इस समाधिपाद के अंतर्गत हमने पिछली जो कक्षाएं रहीं उन कक्षाओं में 39वें सूत्र को पूरा कर लिया है। कल इसकी चर्चा पूरी हो गई थी। यदि इस 39वें सूत्र में किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, कोई समस्या हो, किसी की कोई जिज्ञासा हो, तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछ लीजिए। जी, सबसे पहले चौधरी साहब ने ही हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जैसे आपने भी कल की कक्षा में कहा था और पहले भी आप बताते रहते हैं जी कि ये जो 4-5 सूत्र चल रहे हैं, जी तो उसमें जैसे हम लोग एक अभी सामान्य जन ही समझिए इसके हिसाब से, हाँ जी हम लोगों को ये बात जो है अभी पूरी तरह से हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जी तो इसमें आचार्य जी मेरी अभी भी एक शंका है जी कि इसमें ये जो 4-5 सूत्र दिए हैं, इसमें मन को स्थिर करने के बारे में बताया गया है। हाँ जी और मन को स्थिर करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको तो हम धारणा कहते हैं। हाँ जी ध्यान तो तब शुरू होता है जब मन स्थिर हो जाता है। जी और ध्यान में मन का कोई काम नहीं रहता, केवल आत्मा का, और जिस चीज पे हमारा मन स्थिर हुआ है केवल उसका रहता है। पता नहीं हम ये सही समझ रहे हैं या इसमें कुछ हम अभी गलत हैं। जी क्योंकि जब ध्यान हो जाता है तब उसमें 3 चीज जैसे बताई गई हैं जी कि एक तो ये होता है किस चीज का हमने ध्यान किया है। हाँ जी उपासना, उसमें तो हम जो है ईश्वर के उसमें अपने मन उसको लगाते हैं। पर इसमें जो ये 3-4 सूत्र हैं, इसमें हम जड़ वस्तु का भी ध्यान कर रहे हैं। जी तो जब ध्यान लग जाता है तो 3 चीज होती है। एक तो जिस वस्तु पे ध्यान लगा, जी और जिसका ध्यान लगा है, और जिस साधन से हमने ध्यान लगाया है। जी तो ध्यान तो वो वस्तु होगी जहां हमारा ध्यान है। ध्यान को जो लगाया वो आत्मा हो जाती है, मन होता है साधन ध्यान लगाने का। हाँ जी तो इसमें जब ध्यान लग जाता है तो फिर मन का काम तो समाप्त हो जाता है। नहीं, समाप्त क्यों होता है? जी मन तो रहेगा लगातार, वो उसकी भूमिका रहेगी, ज्ञान कराएगा हमको वहां से। मन को ही लगाना होता है उस स्थान विशेष पर, उसी को धारणा कहते हैं। हाँ, नहीं, धारणा और ध्यान में जरा थोड़ा सा आचार्य जी थोड़ा इसका थोड़ा हाँ अंतर स्पष्ट कर दे, यहाँ हम थोड़े कंफ्यूज हैं। हाँ, आप अभी ध्यान को और धारणा को एक ही बात मान के चलें कि ध्यान में भी हम अपने मन को कहीं रोक रहे हैं, टिका रहे हैं, और धारणा में भी आप अपने मन को कहीं किसी बाह्य वस्तु पर, शरीर पर, किसी बिंदु पर, किसी प्रकाश किरण पर, सूर्य पर, चंद्रमा पर टिका रहे हैं। अभी उसको ध्यान और धारणा एक ही मान के चलिए। ये तो जब आगे दूसरा पाद चलेगा और वहां विधिवत ध्यान और धारणा की चर्चा आएगी, तीसरे पाद में के शुरू में आएगी एकदम। और प्रत्याहार की चर्चा तो पहले ही हो जाएगी दूसरे पाद के एकदम अंत में। तो वहां इनको फिर अलग अलग खोला जाएगा, तब अलग देखेंगे। अभी फिलहाल इनको एक ही मान के चलिए आप। जी 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 जी। हाँ जी चलिए सर, ठीक ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी ठीक है। वैद्यनाथ जी आप बताइए। सादर नमस्ते भारतवर्षी। नमस्ते जी। मेरा यह प्रश्न है कि क्या पशु भी ध्यान लगा सकता है? मैं आपका प्रश्न समझा नहीं, फिर से बोलिए। आपने कहा था कि मनुष्य के जीवन में ध्यान का एक अहम स्थान है। ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब मनुष्य के जीवन के अंग हैं। हाँ जी मनुष्य ध्यान भी करे, धारणा भी करे, सब कुछ करे। क्या पशु भी ध्यान लगा सकता है? अच्छा कोई अच्छा। पालतू पशु? हाँ, समझ गया मैं। बिल्कुल लगा सकता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर समझेंगे। अंतर समझना है ध्यान से। मनुष्य के पास जो परमात्मा ने अवयव दिए हैं, साधन दिए हैं, उन साधनों के उपयोग के लिए मनुष्य को बुद्धि दी, बढ़िया से अंतःकरण दिया।
तो मनुष्य का ध्यान लगाने का जो सामर्थ्य है वो सबसे अधिक है। यदि बाकी प्रजातियों की बात करें, बाकी प्राणियों की बात करें, मनुष्य कहीं ध्यान लगाना चाहता है, अपने मन को टिकाना चाहता है, एकाग्रता से चिंतन मनन विचार करना चाहता है, तो मनुष्य के पास वो सामर्थ्य अंतःकरण के रूप में बहुत अधिक है, बहुत बहुत ज्यादा, कहें कि अनलिमिटेड है। कहाँ तक लगा लेगा कहा नहीं जा सकता। ये पशुओं के पास भी होती है, लेकिन उनके पास बहुत कम है, न्यून है। लेकिन उनमें भी अलग अलग स्थितियां हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देख लें, मान लीजिए हाथी है। हाथी को ऐसा कहा जाता है कि बड़ी मोटी बुद्धि होती है उसकी। या और प्राणी है, भैंस को कह देते हैं बड़ी मोटी बुद्धि होती है भैंस की, उतना इसमें समझ नहीं होती, बुद्धि नहीं होती। तो उसका हम लेके चलें कि वो कहीं ध्यान लगाएगी, कहीं किसी चीज पे मन को टिकाएगी, किसी चीज को ध्यान से समझेगी करेगी, या अपने जो खाने पीने के व्यवहार हैं उसके उनको ध्यान से कर पाएगी, उतना दिखता नहीं है। लेकिन वहीं कुत्ते में देखें, और विशेषकर वो कुत्ते जैसे जर्मन शेफर्ड एक प्रजाति है, या और भी कई सारी प्रजाति हैं जो आर्मी में काम करती हैं, वहाँ कुत्तों को बहुत सारे अभ्यास कराए जाते हैं, कुत्तों को बहुत कुछ सिखाया जाता है, बंदरों को तोता को सिखाया जाता है। अब जितनी उनकी बुद्धि का विकास है या जितना सामर्थ्य है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ध्यान लगाते हैं वो भी। लेकिन अब वो परमात्मा का ध्यान लगा लेंगे, वो किसी शास्त्र का ध्यान लगा लेंगे, वो किसी और प्रकार से किन्हीं गहन गहरे विषयों पे चर्चा कर लेंगे, चिंतन कर लेंगे, मनन कर लेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। हो भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकते वो। है ही नहीं, वो स्थितियां उनको मिली ही नहीं है। क्योंकि तंत्र ही ऐसा मिला उनके कर्माशय के अनुसार। है उनके भी भीतर मन, मन उनके भी भीतर है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार है, वो अंतःकरण विधिवत है हमारी ही तरह। लेकिन चूंकि जिस शरीर में वो हैं, जिस कर्माशय के अंतर्गत वो उस योनि में पहुंचे हैं, वहां उनके पास वो छूट नहीं है कि वो उसका पूरा उपयोग कर पाए। जैसे एक कैदी है, कोई व्यक्ति अपराध करके गया, वो जेल में है, और वहीं एक जेलर भी रहता है। जेलर भी जेल में है और एक कैदी भी जेल में ही है। दोनों मनुष्य हैं, दोनों के पास अच्छा शरीर है, दोनों के पास अच्छी स्थितियां हैं। लेकिन कैदी चाहकर भी अपनी स्वतंत्रता से वो सब कुछ नहीं कर सकता जो वो करना चाहता है। बंधन है, बंधा हुआ है, एक सीमा में है, एक दायरे में है। वो मनोरंजन करना चाहे नहीं कर पाएगा। लेकिन एक जेलर है, जेलर के पास स्वतंत्रताएं हैं, उसका भी अपना शरीर है, उसके पास भी स्थितियां हैं, बहुत कुछ है उसके पास, लेकिन उसके पास एक स्वतंत्रता है। तो वो जहाँ जाना चाहता है, अपने कमरे में टीवी देखना चाहता है, कुछ भी खाना पीना चाहता है, जिस मर्जी से चाहता है, जब चाहता है तब वहां जाता है, आ जाता है। तो ये अब उसकी स्वतंत्रता है। तो बाकी जो प्राणी हैं उनके पास भी साधन हैं अंतःकरण के रूप में, लेकिन वो ध्यान लगा पाएंगे, वो मनुष्य की तरह वैसा चिंतन मनन विचार कर पाएंगे, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वहां उनकी लिमिटेशन है, सीमा है, उनके कर्मानुसार, कर्माशय अनुसार और उनके शरीर के अनुसार। मनुष्य के पास ये स्वतंत्रताएं ज्यादा हैं, योग्यता ज्यादा है, सामर्थ्य ज्यादा है, और कर्माशय ऐसे हैं कि मनुष्य शरीर मिला और यहाँ अवसर ज्यादा है, स्कोप ज्यादा है मनुष्य के पास। बात समझ में आ रही है? जी। हाँ जी, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला विषय आज शुरू करते हैं। हमारे 39 सूत्र पूरे हो गए हैं। आज हम 40वें सूत्र को देखेंगे। प्रथम समाधिपाद ही है और उसका 40वां सूत्र। एक पहले पुनरावृत्ति कर लेते हैं पीछे की चीजों की। तो पुनरावृत्ति में हम पीछे से क्या देखते आ रहे हैं? चित्त के परिकर्म, कि हम चित्त के द्वारा कुछ ऐसे कर्म करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं, जिससे हमारा चित्त स्थिति पद को प्राप्त होता है, एक ऊंची एकाग्रता में चला जाता है, ठहरता है, सात्विक स्थितियों में आ जाता है। ये हमने पिछले कई सूत्रों से देखा, लंबी चर्चा हमारी इस पर रही। तो अब किसी का प्रश्न हो सकता है, जी एक तो स्थिति पद में वो आ गया, अब मन इस समय एकाग्रता जैसी स्थिति हमने बना ली, मन को रोक लिया हमने ऐसे परिकर्म करके। अब इससे होगा क्या? इससे क्या उपलब्धियां होंगी, क्या प्राप्ति होगी? तो वैसे तो पीछे से हमने देखा भी है कि
उसके आगे श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा से वीर्य, वीर्य से स्मृति, स्मृति से समाधि प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है। ये हम पीछे भी देख के आए थे, लेकिन यहाँ कुछ और विशेष बात बता रहे हैं इस 40वें सूत्र में, कि जब हम चित्त में परिकर्म करते हैं तो ऐसा करने से क्या क्या उपलब्धियां हमको होती हैं। देखिए, बहुत रोचक चीजें हैं, ध्यान से समझेंगे। 40वां सूत्र है परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। परमाणु शब्द है पहले, परमाणु, फिर है परम महत्व। परम महत है, ये महत शब्द, इसको ऐसे समझिए अभी केवल कि ये महत शब्द लिखा हुआ है, महत, परम महत्व, अंतो अस्य वशीकारः। तो देखिए, संसार में दो प्रकार से चीजों को देखा जाता है, एक तो जो बहुत सूक्ष्म चीजें हैं और एक जो बहुत स्थूल चीजें हैं। उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं सामान्य उदाहरणों से, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। दो चीजें हैं, एक तो है सूक्ष्म और एक है स्थूल। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, बहुत छोटी कोई चीज है। स्थूल का मतलब क्या होता है, बहुत मोटी या बड़ी कोई चीज है। जैसे मैंने इधर कोई एक अंगूर रखा, ये छोटा सा अंगूर है, ये सूक्ष्म हो गया, लेकिन ये अपने आप में सूक्ष्म नहीं होता, ये किसी की अपेक्षा से होता है, क्योंकि अंगूर से भी छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो अंगूर किसकी अपेक्षा से छोटा है, इधर अमरूद रखा हुआ है, अमरूद की अपेक्षा से ये सूक्ष्म है, छोटा है। अब यही देख लीजिए, अंतर से ही पता चल रहा है, अंगूर अमरूद, अंगूर सूक्ष्म हो गया, छोटा हो गया, और अमरूद जो है वो स्थूल हो गया, मोटा हो गया। एक सामान्य सा अंतर हमको समझ में आ गया। थोड़ा और देख लीजिए, इधर मैंने तिल रख दिया, छोटा सा, बहुत छोटा सा होता है तिल, ये रख दिया। इधर मान लीजिए मैंने गेहूं का बीज रख दिया, वो थोड़ा सा बड़ा है इससे, ये देखिए ऐसे रख दिया गेहूं का बीज। तो ये कैसा हो गया, सूक्ष्म। ये कैसा हो गया, स्थूल हो गया। लेकिन अगर अमरूद में और गेहूं के बीज में देखें, गेहूं के दाने में देखें, तो यहाँ भी कैटेगरी बन सकती है। कैसे बनेगी, अमरूद हो गया स्थूल, और ये जो गेहूं का दाना है ये हो गया सूक्ष्म। लिखे हुए स्थूल में हैं दोनों, लेकिन एक दूसरे की अपेक्षा से देखेंगे ना, तुलना करके देखेंगे, अमरूद बड़ा हो गया, गेहूं का दाना छोटा हो गया। लेकिन जब तुलना की जाएगी तिल की, यानी तिल का जो बीज होता है और गेहूं का जो बीज है, उसमें तिल तो हो गया सूक्ष्म और गेहूं का दाना जो हो गया वो हो गया स्थूल। आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। तो अब यहाँ जो हमारी चर्चा है वो किसको लेके है, परमाणु और महत। दो शब्द हैं, परमाणु और महत। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ तो बात स्पष्ट हो जाएगी, आगे चल के विषय को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। परमाणु को इधर लिख लेते हैं और महत नाम के शब्द को इधर लिख लेते हैं। तो परमाणु जो होता है वो कैसा होता है, सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, बहुत बारीक होता है। और महत जो होता है, महत, वो स्थूल होता है। अब परमाणु को तो हम लोग जानते ही हैं कि परमाणु क्या होता है। परमाणु का मतलब इस संसार का सबसे छोटा कण, सबसे छोटा अणु। ये परम शब्द जब लगता है, इसका मतलब ही होता है सबसे। अगर इधर भी मैं परम शब्द लगा दूं इसके महत के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, परम महत। परम महत, परमाणु तो हमने खूब सुना है, परम महत हमने कहीं सुना नहीं है। अब जब परमाणु की बात की जाती है, तो आज के विज्ञान के अनुसार जब हम देखते हैं कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा अणु होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ वर्षों में जब प्रयोग किए, अनुसंधान किए, तो उन्होंने उसके भी छोटे टुकड़े कर लिए, उसको भी और तोड़ के देख लिया कि उसके भीतर भी और हैं। तो उनके नाम क्या दिए, एक तो इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। उनको फिर परमाणु बताया गया कि वो और भी छोटे कण हैं, उसके भी और भी बारीक हैं, और भी सूक्ष्म हैं। आगे जाके वो परिकल्पनाएं और आगे बढ़ी, अनुसंधान और आगे बढ़े, तो और सूक्ष्मता में गए, और उनके भी बारीक कणों की तरफ पहुंचे, और सूक्ष्मता में गए। तो गॉड पार्टिकल्स हैं, मुझे तो उतना ध्यान भी नहीं, काफी समय हो गया पढ़े हुए। तो और सूक्ष्मता में, और सूक्ष्मता में जा जा करके देखा गया है। हमारी जो अपनी वैदिक थ्योरी है, हमारे जो वैदिक सिद्धांत हैं, उनमें सबसे सूक्ष्म किसको माना जाता है, यदि जड़ वस्तुओं की बात की जाए तो मूल प्रकृति को माना जाता है। और मूल प्रकृति के जो 3 घटक हैं, सत्व, रजस और तमस, वो सबसे सूक्ष्म हैं। तो ये तो आ गया सूक्ष्म के भीतर, परमाणु के भीतर जो एकदम सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, अत्यंत छोटा है।
अब बात आती है महत की। महत माने बड़ा। जिस प्रकार हम छोटे से छोटे परमाणु जो हैं उनका हम ऐसे कह करके नहीं बता सकते कि परमाणु कहाँ तक है, कितना होगा, क्योंकि आंखों से देखा नहीं जा सकता और ऐसे सीधे सीधे उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। आज का विज्ञान उसको करता है, लेकिन वहाँ भी अभी प्रयोग चल ही रहे हैं। हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में उसमें भी और सूक्ष्मता में जाके वो और गहरे परमाणुओं को लाएं, और बारीकता में और सूक्ष्मता में जाके देखें। लेकिन ये जो महत होता है, महत का मतलब कुछ ऐसा बड़ा जिसकी बहुत बड़ी सीमा है, दूर दूर तक फैला हुआ है। जो जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, अभी जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो जब वो अपने घर में रहता है तो उसको क्या लगता है, मेरा घर कितना बड़ा है। या और थोड़ा छोटा ले लीजिए, कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, अभी चलना नहीं सीखा है, तो एक कमरे में ही रहता है, उसको कमरे से कभी बाहर लेके नहीं गए। तो घुटनों के बल चलना सीखा, धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। पहले तो वो कमरे को ही बहुत बड़ा मानता था कि कितना बड़ा कमरा है, मेरे शरीर से तो इतना बड़ा है। कमरे से जब बाहर निकला और अपने घर में देखा तो उसको बाकी कमरे दिखाई दिए, हॉल दिखाई दिया, अब उसको वो भी बड़ा दिख रहा है। कमरे से धीरे धीरे बाहर निकला, घर से भी बाहर निकला, बाकी घर दिखाई दिए, कई कई मंजिला इमारतें उसको दिखाई दी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहा, फिर उसको अपना पूरा गांव, अपनी कॉलोनी, अपना कस्बा, अपना छोटा शहर, बड़ा शहर दिखाई दिया, और बड़ा दिखाई दिया, पूरा राज्य दिखाई दिया। तो उसको बड़ा 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 और बड़ा बड़ा दिखता चला जा रहा है, महत की ओर बढ़ रहा है, स्थूल की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो कोई सीमा थोड़ी है बड़े होने की, पता नहीं कहाँ तक बड़ा है। लेकिन अब वो धीरे धीरे और देखता चला जा रहा है, उसने देखा मेरा राज्य कितना बड़ा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गोवा में रहता हो तो उसको तो यही लगता है कि हम कितने बड़े राज्य में रहते हैं। लेकिन एक दिन उत्तर प्रदेश में आ गया, राजस्थान में आ गया, तो पता चला ये तो और भी महत है। महत, महत शब्द को ध्यान रखेंगे, महत है, बड़ा है। अब वो उत्तर प्रदेश से बाहर निकला, पूरे देश का उसने दौरा किया, तो पता चला ये तो पूरा देश ही कितना बड़ा है। हमारे देश से बाहर निकला और वो बाकी देशों में गया, अन्य स्थानों पर गया, पूरे महाद्वीप में गया, एशिया महाद्वीप में घूमा। तब उसको पता चला कि इतना भी बड़ा होता है क्षेत्रफल, इतनी भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। पूरे देशों को मिला करके जो पूरा ये पृथ्वी बनता है, पूरी जो पृथ्वी है, ये उसको और भी बड़ी दिखाई दी। अब बढ़ रहा है आगे। अब पृथ्वी से बाहर जाके देखा तो सौर मंडल में गया। सौर मंडल का तो कितना विस्तार है, कितना महत्व है, और बढ़ता चला जा रहा है। आश्चर्य की सीमा नहीं रहती, कितना कितना विस्तार है पूरे सौर मंडल का। उसमें सूर्य है। सूर्य का भी जब अनुसंधान करके देखा तो उसका क्षेत्रफल अत्यंत विशाल है पृथ्वी के मुकाबले। ऐसे ऐसे तारे हैं, ऐसे ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी से भी कई गुना बड़े हैं। अपने सौरमंडल से बाहर निकला, अनुसंधान किए, प्रयोग किए, पढ़ाई की, जाना, सब कुछ समझा, तो पता चला इस सौरमंडल से भी बड़े और कितने बड़े बड़े सौरमंडल हैं। उससे भी बाहर निकला तो पता चला सौरमंडल से भी महत, यानी और परम महत, और बड़े, और ऊपर की ओर कितने सारे सौरमंडलों को मिलाकर एक आकाशगंगा बनती है, मिल्की वे जिसको कहते हैं। ऐसी कितनी ही आकाशगंगाएं, कितनी ही गैलेक्सी हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में हैं, और जिनकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। जिसको वैज्ञानिकों ने कहा कि 10 की आगे यदि हम 11 जीरो लगा दें, 10 रेज टू द पावर 11, यानी 10 की घात 11 कर लें, इतनी गैलेक्सियां हैं पूरे ब्रह्मांड में, ये कल्पना है वैज्ञानिकों की। तो सोचिए कितना महत परिमाण है, कितना महत इस संसार का विस्तार है। इतना विस्तार, भयंकर विस्तार उस संसार का, तो वो स्थूल है, वो परम महत है। कहाँ जाके उसकी सीमा है नहीं कहा जा सकता, कहाँ जाके वो समाप्त होगा, कहाँ जाकर उसकी अपनी बाउंड्रीज हैं नहीं कह सकते। लेकिन इतना तो मान सकते हैं ना मोटा मोटा कि बस वो सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा जहां तक है वो, इतना समझ सकते हैं। परमाणु जो सबसे छोटा है, जिसकी पता नहीं कहाँ जाके कोई सीमा समाप्त होगी भी या नहीं होगी, हो भी सकती है कहीं, लेकिन बहुत सूक्ष्मता में है, सबसे सूक्ष्म है। और परम महत्व वो हो गया जहां जाके उससे आगे कुछ नहीं है, वो बहुत बड़ा, वहां तक विस्तार है उस चीज का, वो हो गया परम महत्व। ये समझाने के पीछे का कारण ये था कि सूत्र में ऐसी ही चर्चा है, परमाणु परम महत्वांतो। महत्वांतो शब्द जो है, या महत्वांतः, इसका मतलब हो गया महत पर्यंत, महत तक। अस्य इसकी वशीकार, वशीकरण हो जाता है, वशीकार हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। अस्य इसका, किसका, चित्त का या योगी का, या तो चित्त ले लीजिए या योगी ले लीजिए।
ये जो पीछे चित्त के परिकर्म करने वाला व्यक्ति है, या जिस चित्त के माध्यम से परिकर्म किए गए, मन को बांधा गया, स्थिति पद को प्राप्त किया गया, उसका वशीकरण कहाँ तक हो जाता है, नियंत्रण कहाँ तक हो जाता है? परमाणुओं तक नहीं नियंत्रण हो जाता है उसका। और कहाँ तक हो जाता है? परम महत तक हो जाता है। परम महत, जहां तक विस्तार ही विस्तार है पूरे ब्रह्मांड का, वहां तक उसका नियंत्रण होता है। अब नियंत्रण किस सेंस में है ये, इसकी चर्चा महर्षि व्यास जी करेंगे। ये वशीकार क्या है, वशीकरण है तो कैसा है। अब जितना इसमें लिखा है उसी के अनुसार हम चर्चा करके देखेंगे, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के कुछ प्रश्न यहाँ से बने। तो बहुत सारी बातें, कुछ पारलौकिक बातें हैं जो सीधा सीधा ना व्यास भाष्य में है, ना अभी हम हमारे अपने सब लोगों के अनुभव की बातें हैं। ये कुछ दूसरे स्तर की बातें हैं, कुछ अंतर जगत की बातें हैं, तो उनको प्रयोग करके ही देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जितना यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने हमको समझाने का प्रयास किया है उसके हिसाब से हम देखते हैं। देखिए पहली पंक्ति में वो क्या कह रहे हैं, सूक्ष्मे निविश मानस्य परमाणवन्तः, क्षमा कीजिए, परमाणवंतम स्थिति पदम लभत इति। पहली बात बताई, सूक्ष्म में यानी सूक्ष्म में, जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें हैं उनमें निविमानस्य, निविमानस्य का मतलब, निविशा मानस्य का मतलब हो गया निवेश किया हुआ। चित्त जो है निवेश किया हुआ मतलब लगाया हुआ। आपने निवेश शब्द सुना होगा, जिसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द आता है, क्या आता है अंग्रेजी में इसके लिए? इन्वेस्ट करना है ना। इन्वेस्ट जैसे करते हैं कहीं किसी कंपनी में, हमने कोई अपना धन इन्वेस्ट किया, लगाया, फिक्स्ड डिपॉजिट में धन को निवेश किया जाता है, या अन्य स्थानों पर जब हम निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, वहां पर नियुक्त किया जाता है, पैसे को स्थापित किया जाता है, उसको कहा जाता है निवेश करना। अपने चित्त को भी हम निवेश करते हैं, कई स्थानों पर लगाते हैं। जैसे निवेश के जैसा ही एक शब्द आपने सुना होगा, प्रवेश। प्रवेश तो खूब सुना है, निवेश भी सुना है, लेकिन इनका थोड़ा शाब्दिक अर्थ देख लें तो यहाँ क्या है, प्रवेश का मतलब हो गया प्रकर्ष रूप से जहाँ प्रवेश हो भरपूर मात्रा में, और निवेश में भी लगभग ऐसा ही है, जहाँ निःशेष रूप से प्रवेश किया जाता है, लगाया जाता है अपने आप को। निःशेष का मतलब जहाँ कुछ भी बाकी ना रहे, ये निवेश हो गया, पूरी तरह से लगा दिया है वहां पे। निवेश का मतलब समझ में आ गया होगा अब। तो प्रवेश और निवेश लगभग एक जैसे शब्द हैं, जहां कुछ लगाया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है उसका। तो सूक्ष्म में क्या किया है, चित्त को निवेश किया है, तो ऐसे चित्त की क्या होती है, परमाणवंतम स्थिति पदम लभता इति। तो जब वहां लगाते हैं किसमें, परमाणु में, सबसे पहला बताया इन्होंने परमाणु में, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं की ओर जब हमारा चित्त बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और गहराई में और गहराई में, तो क्या होता है, स्थिति पदम लभत, स्थिति पद की प्राप्ति होती है। ये शब्द बार बार आ रहा है, ये चर्चा बार बार आ रही है, स्थिति पदम लभत इति। कितनी बार ये बातें कह दी होंगी, और इसका मतलब वही है कि वहां एकाग्र होता चला जाता है और गहराई में चला जाता है हमारा मन। एक उदाहरण से समझ लेते हैं, हालांकि बात तो ये हमारी बहुत गहरे स्तर की है, अनुभव सिद्ध बात है, लेकिन थोड़ा लौकिक उदाहरणों से देख लेते हैं अन्य स्थानों से। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए खेत में काम करता है, मैं कृषि का उदाहरण दूंगा, वहां से बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। एक व्यक्ति शहर में पढ़ के आया और खेती करना उसने शुरू किया। तो जब वो गांव में आया तो उसने किसानों से बात करना शुरू किया कि मुझे कैसे खेती करनी चाहिए, मुझे खेत दिखाइए, खेत होते कैसे हैं। पहली बार खेत में गया वो, वहां जाकर के वो मोटी मोटी चीजें देखता है, जी खेत तो ऐसा होता है, ऐसी बाउंड्री होती है, इसमें मेढ़ ऐसे बनाए जाते हैं, मिट्टी ऐसी होती है, इस रंग की होती है, इस वाली मिट्टी में ये वाली फसल हो सकती है, इस वाली मिट्टी में ये वाली फसल हो सकती है। गन्ने की फसल ऐसी होती है इतनी ऊंची, और मटर की फसल ऐसी रहती है जो भूमि पर फैलती है, मूली नीचे उगाई जाती है, गाजर भूमि के नीचे चलती है। ये मोटी मोटी स्थूल स्थूल जानकारियां वो किसानों से ले रहा है, बहुत सारी बातें उसने कर ली किसानों से, और मोटी मोटी जानकारियां इकट्ठी कर रहा है। ये क्या हो गया, ये स्थूल जानकारियां हो गई। लेकिन वो गहराई से कृषि करना चाहता है, बहुत गहनता से कृषि को समझना चाहता है।
अब पढ़ के आया है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं उसने कृषि विज्ञान में जो उसने पढ़ाई की। अब उसने पुस्तकों का सहारा लिया, अपने कुछ ऐसे दोस्त पकड़े या ऐसे सीनियर्स को लेके आया जिन्होंने पढ़ाई में और काम कर रखे हैं, अनुसंधान किए हैं। खेत में जाकर के उसने मिट्टियों की पहचान करना शुरू किया, ये वाली मिट्टी ऐसी है, ये वाली काली है, ये दोमट है, ये चिकनी है, ये बलुई है, ये ऐसी है, जैसी भी है। अब धीरे धीरे और सूक्ष्मता में जाना शुरू कर रहा है। भाई इनमें से वो मिट्टी निकालिए जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। अब वो ये देखेगा कि उपजाऊ होने के मानक क्या है, उपजाऊ कैसे होती है कोई भी मिट्टी। मिट्टी तो सारी एक जैसी है। भाई एक सामान्य व्यक्ति को तो सब मिट्टियां एक जैसी लगेंगी, लेकिन अब जो पढ़ाई करता है, जो उस पर अनुसंधान करता है, जो थोड़ा गहराई से जानना चाहता है, वो सूक्ष्मता में अपने चित्त को लगाएगा, मन को लगाएगा, ध्यान को लगाएगा, पढ़ाई को लगाएगा। तो धीरे धीरे क्या करता है, मिट्टियां इकट्ठी करेगा, या हम उसकी भाषा में कहें, विज्ञान की भाषा में, मिट्टी के सैंपल इकट्ठे करेगा। सैंपल इकट्ठे करने के बाद में वो उसको लेबोरेटरी में ले जाएगा। वहां जाकर उसमें वो प्रयोग करके देखेगा। क्या देखेगा जी? अब किसान आदमी को तो सीधा मिट्टी तो मिट्टी दिखती है, सीधी बात है। उसको तो बस मिट्टी तो मिट्टी, अंतर पता है उसको भी कि भाई ये वाली जो है ये बालू मिट्टी है, इसमें फसल बढ़िया नहीं होती। ये वाली मिट्टी मोटी मिट्टी है, काली मिट्टी है, इसमें फसल बढ़िया हो जाती है। इतना अंतर पता है बस किसान को। लेकिन जो कृषि विज्ञान पढ़ने वाला विद्यार्थी है या बड़ा अनुसंधान करने वाला वैज्ञानिक है, वो उसमें बारीक चीजें ढूंढता है। लेबोरेटरी में ले जाकर यंत्रों में रख करके वो ये देखता है कि इस मिट्टी में किस प्रकार के पोषक तत्व हैं। और ऐसा बताया जाता है शायद 16 या 18 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, या और भी जो भी होते हैं इस प्रकार के। अब वो उनको खोज रहा है, उसमें वो देख रहा है कि इस खेत की मिट्टी में जिंक की इतनी मात्रा है, इतने इतने ग्राम की मिट्टी में इतना ग्राम जिंक है, इतना फास्फोरस है, इतना कैल्शियम है, इस तत्व की कमी है, इस तत्व की अधिकता है, इस मिट्टी को ये वाले तत्व की और आवश्यकता है, तो इसके लिए अतिरिक्त खाद देना पड़ेगा, अतिरिक्त कुछ और जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता है वो देना पड़ेगा, उसको अलग से लगाना पड़ेगा। कितनी सूक्ष्म बातें हैं ये, किसान नहीं जानता इन बातों को। एक मोटा मोटा मजदूर किस्म का व्यक्ति वो नहीं समझता। लेकिन जिसने वहां निवेश किया है, अपनी पढ़ाई को निवेश किया है, अपने जीवन को निवेश किया है, कहाँ? एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जब वो अनुसंधान करने जाता है तो उसने निवेश ही तो किया अपने जीवन का। इतना पैसा लगा के उसने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। पैसे का निवेश अलग हुआ, जीवन का निवेश अलग होता है। और अपने तमाम चीजों को हटा करके व्यक्ति अपनी पूरी एकाग्रता का भी तो निवेश करता है वहां पे। तो कितनी गहरे गहरे अनुसंधान, कितनी सूक्ष्मता में वो जाके वहां देखता है, और गहराई से देखता है, और गहराई से और बारीकी से देखता है चीजों को। कैसे कैसे कीट लगते हैं। अब हमको तो सामान्य रूप से जो कीट दिखते हैं फसलों में वो तो दिख गए, टिड्डा दिख गया, कोई और गिंडार दिख गई, या कोई और ऐसे कीट दिख गए जो मोटे मोटे हैं। वैज्ञानिकों को सूक्ष्म स्तर के भी कीट दिखते हैं। उनको ये तक पता है कि खेतों में रहने वाले सूक्ष्म बैक्टीरिया जो हैं कौन से तो खराब हैं खेत के लिए, मिट्टी के लिए, फसल के लिए, और कौन से बैक्टीरिया बहुत लाभदायक हैं, उनका बढ़ना जरूरी है। तो उन्होंने ऐसी ही चीजें बना दी, ऐसे प्रोडक्ट बना दिए, डिकम्पोजर बना दिए। ऐसे ऐसे डिकम्पोजर हैं जो मात्रा में बहुत छोटा सा होता है, बहुत थोड़ा सा है, कुछ 10-20 ग्राम का है। और यदि उसको एक ड्रम 200 लीटर पानी में मिला के पूरे खेत में छिड़क दें तो इतने बैक्टीरिया खेत में हो जाएंगे जो पूरे खेत के जो गले सड़े उत्पाद हैं उनको और जल्दी गलाने का काम करता है, और जल्दी खाद बनाने का काम करता है, और भूमि को उपजाऊ करता है। ये बातें किसान को नहीं पता। ये सूक्ष्म बातें जो हैं, ये जिन लोगों ने अनुसंधान किए हैं उस पे, जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने सूक्ष्मता से निवेश किया है अपने आप का, तो वहां जाकर वो और गहराई से देख रहे हैं। जब ये व्यक्ति पहली बार खेत में गया था तो इसको मोटी मोटी फसलें दिखती थी, बस स्थूल चीजों को देख पा रहा था। धीरे धीरे और सूक्ष्मता में गया, और सूक्ष्मता में, और बारीकी से, और बारीकी से। अब आप एक बात सोच के देखिए, आजकल तो ऐसी ऐसी तकनीकियां हैं कि पहले तो गेहूं का एक सामान्य बीज आया और बीज बो दिया, गेहूं खड़े हो गए। आजकल तो इतने अनुसंधान हो रहे हैं कि ऐसा गेहूं का बीज तैयार कर दिया है कि मान लीजिए गेहूं की बाली है, पहले तो गेहूं की बाली जैसे ये होती थी तो उसमें ऐसे तूर जैसे निकले रहते थे, ऐसे ये बड़े तीखे होते हैं, नुकीले, ऐसे ये उसकी रक्षा करते हैं उस बाली की। आजकल तो इन्होंने ऐसे अनुसंधान कर लिए, ऐसे प्रयोग कर लिए कि गेहूं की बाली बिल्कुल ऐसी आती है सपाट, देखिए ऐसी,
उसके ऊपर ये होता ही नहीं है तूर जैसा ऐसा। तो ये कोई मोटी बुद्धि का या सामान्य रूप से प्रयोग करने वाला व्यक्ति तो नहीं समझ पाएगा इस चीज को, ना देख पाएगा ना कर पाएगा। ऐसे ऐसे बीजों के आविष्कार हो गए, हाइब्रिड बीज बनने लगे, गन्ने के बनने लगे, गेहूं के, गोभी के, गाजर के। बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं उसमें, बड़ी गहराई से चीजें हो रही हैं, हमको कुछ पता नहीं है उन चीजों का। वो कर रहे हैं इस काम को। क्यों कर पा रहे हैं? निवेश किया है जी उन्होंने, और एक स्थिति पद की प्राप्ति की उस व्यक्ति ने। एकाग्रता है जो हम नहीं देख पाते ना मिट्टी में, वो देख लेता है। इसी को तो स्थिति पद कहा जाता है। ये लौकिक उदाहरण दिया मैंने, योगी के स्तर का उदाहरण नहीं है ये, कि कोई योग में ऐसा होता होगा। योग में कुछ दूसरे प्रकार के अनुसंधान चल रहे हैं। योग में जब किसी साधक ने अपने चित्त का निवेश किया तो परमाणु पर्यंत, परमाणु तक बहुत सूक्ष्मता में और सूक्ष्मता में वो जाता है, तो फिर क्या होता है? स्थिति पदम लभते इति, स्थिति पद की प्राप्ति होती है। अब इस उदाहरण को कहीं भी लगा लीजिए, इस सिद्धांत को कहीं भी लगा लीजिए, कितने उदाहरण मिल जाएंगे हमें दैनिक जीवन में। कितने लोग कितनी सूक्ष्मता से काम करते हैं। हमको तो ले दे के हमारा जो फोन है, इसमें एक तो सिम दिखाई देता है, बाहर से ये स्ट्रक्चर, ये हार्डवेयर दिखाई देता है, थोड़ा बहुत निकले तो इसकी बैटरी निकल जाती है, आजकल तो बैटरी भी भीतर आने लगी, स्पीकर दिख जाता है इसका, बाहर से हार्डवेयर के रूप में कुछ चीजें दिख जाती हैं। या हम अपने आप से खुद इस फोन को खोल लें, इसको भीतर से देख लें तो एक मदरबोर्ड दिखेगा, स्पीकर दिखेंगे, कुछ वो छोटा मोटा तामझाम दिखेगा, जो भी है। लेकिन जिन लोगों ने इस फोन को बनाया है, जो वैज्ञानिक हैं, वो तो और सूक्ष्मता में वो गहरी चीजें देख रहे हैं जो हमको नहीं दिखती। वो सॉफ्टवेयर तक उनकी पहुंच है, वो उन तरंगों तक को देख पाते हैं जो तरंगे हमको नहीं दिखती। वो उन सब चीजों को देख पा रहे हैं जो इस फोन के भीतर चलता है। कहाँ खराबियां हैं, कहाँ चीजें चीजें ठीक काम कर रही हैं फोन के भीतर, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के भीतर, जो भी गैजेट है उसके भीतर जो भी चलता है वो देख पाते हैं उस चीज को। सूक्ष्मता में निवेश करने पर परमाणु पर्यंत पदार्थों में स्थिति पद की प्राप्ति होती है, ये पहली पंक्ति का तात्पर्य हुआ। लेकिन केवल परमाणु पर्यंत ऐसा थोड़ी होता है, महत पर्यंत भी होता है। उसको दूसरे पंक्ति में खोल रहे हैं, कह रहे हैं स्थूले निविशमानस्य परम महत्वांतम स्थिति पदम चित्तस्य। वही बात यहाँ कह दी, लेकिन इस बार दो शब्द परिवर्तित हुए। क्या क्या हुए? एक तो सूक्ष्म की जगह स्थूले आ गया, और साथ में परमाणु परमाणवंतम की जगह आ गया परम महत्वांतम। यानी इस बार कहाँ ले जाना है चित्त को? चित्त का निवेश कहाँ करना है? स्थूल पदार्थों में, मोटे मोटे पदार्थों में। कई बार ऐसा कहा जा सकता है कि बारीकी में तो आप बहुत चले गए, बहुत बारीकी में चले जाते, लेकिन मोटी मोटी बातें आपको समझ में नहीं आती। जैसे एक दिन की बात है, हमारी कक्षा की एक माता जी मुझसे कह रही थी, जैसे कक्षा में एक दिन एक संदेश भेजा ये परीक्षा को लेकर के, उसमें गलती हो गई, मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। परीक्षा लिखना था, मैंने कक्षा लिख दिया जल्दबाजी में। तो वो कहने लगी, आप सोचते तो बहुत बढ़िया हैं, बहुत बारीकी से जाके देखते हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी में मोटी मोटी चीजें भूल जाते हैं आप, मोटी मोटी चीजें ध्यान नहीं रहती। और ऐसा हो जाता है हम लोगों से, सामान्य बात है, सबके साथ होता है। कई बार बहुत बारीकी में जाके चीजों को देख लेते हैं, लेकिन जीवन में जो बड़ी बड़ी चीजें हो रही होती हैं, उन उन उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो वही बात यहाँ बता रहे हैं कि जब स्थूले निवेशमानस्य, स्थूल में जब चित्त का निवेश किया जाता है, चित्त को स्थापित किया जाता है, लगाया जाता है, तो ऐसे चित्त की क्या स्थिति होती है? परम महत पर्यंत। जो परम महत है, बड़े से बड़ा है, जो भी बड़े से बड़ी चीजें हैं, बड़े से बड़े कण हैं, बड़े से बड़ा लोक है, परलोक है, त्रिलोक है, कुछ भी है वो, जो भी है, वहां तक स्थिति पद की प्राप्ति होती है। अब कई लोगों को तो यही लगेगा कि वो बड़े से बड़ा फिर है क्या? नहीं बता सकते। जैसे छोटे से छोटे का नहीं बता सकते कह करके शब्दों में नहीं बताया जा सकता, वो अनुभव ही एक पारलौकिक अनुभव है, अनुभव वाला अनुभव सिद्ध बात है वो। एक उदाहरण से समझे इस चीज को। देखिए, उदाहरण से ऐसे समझते हैं, मैंने यहाँ कुछ चीजें रखी, ये मैंने एक गुड़ का ढेला रखा, छोटा सा गुड़। यहाँ मिश्री रखी, मिश्री का एक छोटा सा ढेला रखा, यहाँ पर सेब रखा,
और यहाँ पर ये चीनी के दाने रखे, चीनी के कुछ छोटे छोटे कण रखे। मैंने पूछा गुड़ कैसा होता है? आपने कहा मीठा होता है। मिश्री कैसी होती है? मीठी होती है। सेब कैसा होता है? मीठा होता है। चीनी कैसी होती है? मीठी होती है। मैंने कहा मुझे इनका अंतर बताइए, इनके मीठेपन का अंतर। बता सकते हैं आप में से कोई कि इनका अंतर क्या होता है इनके मीठेपन में? इतना तो कह सकते हैं जी, गुड़ मीठा होता है, हाँ मीठा होता है। मिश्री मीठी होती है, हाँ होती है। सेब मीठा होता है, हाँ जी होता है। चीनी मीठी होती है, हाँ जी होती है। बिल्कुल सही बात है। बोल के बताइए कि गुड़ और मिश्री के मीठेपन में अंतर क्या है? कैसे समझाएंगे? गुड़ का मीठा ऐसा होता है जी, और मिश्री का मीठा ऐसा होता है। मिश्री में जो मिठास है वो ऐसी होती है, और सेब की मिठास ऐसी होती है। लिख के बताते हैं, कोई बोल के ना बता पाए? या कोई और माध्यम हो, कोई और तरीका हो बताने का? अच्छा, पूनम जी कोई हैं तो वो हाथ खड़ा करें, आप बताएंगे? सेब की मिठास नेचुरल होती है, प्रकृति की दी हुई है। चीनी की मिठास जहर वाली है और वो केमिकल्स मिला के बनाई गई है। और गुड़ और शक्कर की मिठास जो है वो भी बनाई गई है, लेकिन वो नुकसान वाली नहीं है। हाँ, ये शब्द की बात है, ये आपने शब्दों में बात कही है। मैं अनुभव नहीं कर पाया इस बात का। अनुभव तो जी चक्कर ही होगा फिर। हाँ हाँ, बस यही तो बात थी। और ये सब जानते हैं कि, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ, सब जानते हैं इस बात को कि मामला अपने अनुभव का ज्यादा है। कहने से, बोलने से, लिख देने मात्र से चीजें समझ में नहीं आती। कुछ होता ही ऐसा है जो अनुभव की ही बात है। हम चमेली के फूल और गुलाब के फूल के भीतर की जो खुशबू है, जो गंध है, नहीं बता सकते, अंतर नहीं कह सकते। चलिए, यहाँ तो माता जी ने बता दिया कि सेब की जो सेब की जो मिठास है वो प्राकृतिक है, मिश्री की मिठास है वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। अब मैं कहता हूँ गुलाब की गंध और चमेली की गंध में अंतर बताइए। बता पाएंगे? भैंस के दूध से बने हुए घी में, घी की जो गंध होती है उसमें, और गाय के दूध के घी की जो गंध होती है, उन दोनों घी में अंतर बताइए, गाय का घी और भैंस का घी। नहीं बता सकते, अनुभव की बातें हैं। वही मामला यहाँ पर है। तो ये जो परमाणु है और परम महत है, इनमें जो चित्त की स्थिति होती है वो अपने अनुभव की बात है। अब जितनी बात यहाँ कह दी, शास्त्र की बात है, ये शब्द प्रमाण की बात है, ऋषियों की बात है, तो माननी ही होती है। काम करके देखेंगे, अनुभव जब हो जाएगा तब मान लेंगे उस बात को, और अच्छे से पूरा विश्वास हो जाएगा। आगे देख लीजिए, इसको पूरा कर लेते हैं, बड़ी रोचक बातें हैं इसमें और थोड़ी सी। एवं उभयीं ताम उभयीं कोटिम अनुधावतो यो अस्य प्रतिघातः स परो वशीकारः। एवं माने और इससे आगे क्या होता है? ताम, ताम माने उनमें। उनमें किन में? जो ऊपर दो चीजें बताई गई, सूक्ष्म में जब निवेश किया जाता है और दूसरा स्थूल में जब निवेश किया जाता है। दो ही चीजें तो हैं, दो कोटियां हैं, दो छोर हैं, दो किनारे हैं। तो दो कोटियां जो हैं, उभई माने दो, और कोटि माने वो छोर जो हैं, सीमाएं हैं। अनुधावतों का मतलब होता है दौड़ता हुआ। धावत का मतलब होता है दौड़ना, और धावक कौन होता है? दौड़ने वाला। तो जो दौड़ता हुआ जो चित्त होता है वो कैसा, वहां कैसी स्थिति होती है? पर वशीकार, स परो वशीकार, वह वशीकरण वाली ऊंची स्थिति होती है। पर का मतलब होता है बहुत ऊंची, बहुत ऊंचे स्तर की। जैसा हमने पीछे देखा था, पर वैराग्य होता है, एक अपर होता है, एक पर होता है। पर वाला ऊंचा होता है, अपर वाला नीचा होता है। तो ये वशीकरण जब यहाँ होता है किसी योगी का उस वस्तु पे, या उन स्थूल और सूक्ष्म पे, तो वो कैसा होता है? पर वशीकार होता है। और वो कैसा होता है? तो देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यो अस्य अप्रतिघातः। अप्रतिघात स्वरूप से होता है। प्रतिघात का मतलब होता है जिसमें रुकावटें हैं, बाधाएं हैं। और अप्रतिघात का मतलब होता है जिसमें रुकावट ही नहीं है, रुकावटहीन, बिना बाधा के, निर्बाध रूप से होता है ये सब। जब वो इस प्रकार के अनुभव कर रहा होता है, उसकी स्थिति बन रही होती है उस चित्त की, उस योगी की, तो कैसी होती है? बिना रुकावट के होती है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, और दो कोटियों वाला होता है।
और वो दोनों कोटियां कौन सी हैं? एक तो सूक्ष्म की ओर है और एक स्थूल की ओर है। अब ये कैसे होती है, तो एक उदाहरण से समझ लेते हैं जल्दी से। जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं, जैसे मेरे बड़े भैया इस समय कक्षा में हैं, तो वो जानते हैं कि संगीत में वो 7 स्वर जैसे होते हैं। तो जैसे हारमोनियम हम लोग बजाते हैं, तो आजकल तो बहुत आधुनिक हारमोनियम आने लगे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे वो बटन जैसे बने होते हैं और उनके बीच में भी कुछ ऐसे बने हुए होते हैं। तो वहाँ जब अभ्यास कराया जाता है, तो कभी कहते हैं जी यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, आप ना यहाँ से शुरू करो, आपकी स्केल यहाँ पर है, आपका स्वर यहाँ से पकड़ में आता है, आपका यहाँ से आता है, आप यहाँ से करो, मतलब अलग अलग बने हुए हैं वहाँ पर। लेकिन एक व्यक्ति जिसका अभ्यास, जिसका रियाज बहुत अच्छा है, वो क्या करता है, उसको कहीं से भी शुरू करवा लो, वो यहाँ से भी शुरू कर लेता है, इतना ऊंचा चला जाता है, उसका स्वर बहुत ऊंचे तक ले जाता है। वो अगर यहाँ से भी शुरू करे, यहाँ से, तो वो बहुत ऊंचा ले जाता है, यहाँ से भी कितना भी ऊंचा ले जाए, वो उठाता ही इतना ऊंचा है अपने स्वर स्वर को। बहुत ऊंचे ऊंचे ऐसे गायक हैं, जैसे शंकर महादेवन बॉलीवुड में गायक, एक बड़े शानदार गायक हैं, और उनका स्वर जो है बहुत ऊंचा काम करता है। और ऐसे ऐसे गायक भी हैं जो इतने लो नोट से गाना शुरू करते हैं, बहुत नीचे वाले स्वर से गाना शुरू करते हैं, कि बहुत सारे लोग तो गा ही नहीं सकते। जैसे मेरा नीचे काम करता ही नहीं, यदि मैं गाना शुरू करूं तो यहाँ जा ही नहीं पाता मेरा नीचे। तो ऐसे भी हैं। लेकिन कितने गायक जो एक्सपर्ट हैं, जो अच्छे गायक हैं, महान गायक हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, इतना नीचे तक चले जाएंगे कि जो बहुत नीचे से शुरू करेंगे, जहाँ सामान्य लोग गा भी नहीं पाते, वो वहां से भी शुरू कर देते हैं। और वो जब ऊंचाई पे जाते हैं, इधर जाएंगे सबसे अंत में, तो वहां तक भी बहुत ऊंचा गाने का उनका सामर्थ्य है। उनके गले की स्थितियां ऐसी हैं, उनका अभ्यास ऐसा है, गॉड गिफ्टेड भी होता है और अपने अभ्यास से भी होता है। वहां तक ले जाते हैं अपने कंठ को, अपने स्वर को। खूब गहराई में चले जाएंगे और खूब स्थूलता में चले जाएंगे। जब चाहे तब नीचे चले जाएंगे, जब चाहे तब एकदम से ऊपर स्वर को उठा देंगे। और ऐसे कितने ही गाने मिल जाएंगे, कितने ही ऐसे भजन गीत मिल जाएंगे, यदि आपने कभी बारीकी से गौर किया हो इन सब चीजों पे, तो इतने ऐसे ऐसे गायक हैं जो एकदम नीचे से उठाएंगे और अचानक से ऊपर पहुंच जाएंगे, और अचानक से ऊपर से नीचे ले आएंगे एकदम। जो सरगम को गाने वाले हैं, जो सरगम को बजाते हैं, ऐसे ऐसे गजब के गायक हैं। निर्बाध रूप से करते हैं ऐसा, कहीं रुकावट नहीं है उनकी गायकी में, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता, बिना रुकावट के वो धूमधाम से ऐसे गा लेते हैं। और हमको यदि करना हो, हमारे जैसे जिनका अभ्यास ही नहीं है, या जिनको परमात्मा ने वैसा कंठ दिया ही नहीं, तो पहली बात तो सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। कहाँ से सेट होगा जी, उठाते उठाते धीरे धीरे ले जाएंगे, बाधा होगी, गला बैठ जाएगा, गला नीचे तक नहीं जा पाता। अगर इधर को लौटना चाहे नीचे की ओर, तो गला एकदम ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि आवाज ही नहीं निकलती। ये चीजें हो जाती हैं। वही मामला यहाँ है। ताम उभयम कोटिम, जब उभय कोटि यानी दोनों कोटियों पर वो दौड़ता है, वो चित्त जब जाता है इससे उस छोर पर, उससे उस छोर पर, सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर जाना चाहे या स्थूल से स्थूल की ओर जाना चाहे, अप्रतिघातः, अप्रतिघात रूप से जाता है, बिना रुकावट के। और उस स्थिति को क्या कहा जाता है? सपरो वशीकारः, पर वशीकार की स्थिति होती है। मतलब उसका नियंत्रण इतना कमाल का है हर चीज पे, हर वस्तु पे, कि बहुत शीघ्रता से किसी भी विषय पर जाना चाहे वहां चला जाता है। और बस एक अंत में एक बात कही है, उसको देख लेते हैं और पूरा हो जाएगा ये। तद वशीकारात परिपूर्णः योगिनश्चित्तम न पुनरअभ्यास कृतम परिकर्म, ये शब्द गलत हो गया, यहाँ परिकर्म है, ऐसे परिकर्म अपेक्षत इति। तद वशीकारात परिपूर्णम, इस प्रकार के वशीकार से जो परिपूर्ण होता है, ऐसा जब वशीकार किसी योगी का हो जाता है, योगिनश् चित्तम, योगी के चित्त का जब इस प्रकार का वशीकरण अपने ऊपर हो जाता है, इतना अच्छा नियंत्रण हो जाता है, तो क्या होता है फिर उसके बाद में? पुनर्अभ्यास कृतम परिकर्म अपेक्षत इति, तो फिर उसको किसी प्रकार के पुनर्अभ्यास की, चित्त के परिकर्म करने की कोई अपेक्षा नहीं रहती। जैसे पीछे परिकर्म बताए गए कि आपको मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा की का अभ्यास करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, वो उसको करना ही नहीं पड़ता, फिर इतने नियंत्रण की स्थिति आ जाती है।
उसको उसको अभ्यास करना पड़े कि अब मुझको चित्त पे ध्यान लगाना पड़ रहा है, मुझको सूर्य पर अपने धारणा करनी पड़ रही है, या सामने वाली वस्तु पर धारणा या ध्यान करना पड़ रहा है, फिर से परिक्रम करता है, फिर से अभ्यास करता है, उठता है, गिरता है, उसकी ज़रूरत ही नहीं रह जाती, वो अभ्यास करने की अपेक्षा ही नहीं रहती उसको। इतनी शानदार नियंत्रण की स्थिति हो जाती है। और ये कैसे होती है, कुछ उदाहरणों से कल चर्चा करेंगे। हमारे व्यवहारिक जीवन के भी ऐसे उदाहरण होते हैं जहाँ हमारी नियंत्रण की स्थिति होती है और वहाँ फिर अभ्यास की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो आज तो समय बहुत हो गया है, आज के विषय को यहीं रखते हैं, इस पर और चर्चा कल करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।